जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फोर्साज का एक्स गोल्ड का जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्द आने वाला है, और इसको लेकर के कुछ मेरे मन में दो शब्द आए। वो ये हैं कि कृपया सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें। फोर्साज बीएसडी एक्स गोल्ड की ट्रेन बाइनेंस स्मार्ट चेन के रास्ते प्लेटफॉर्म फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट पर अपने निर्धारित टाइमर के समाप्त होते ही हमारे बीच में जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली लेकर आ रही है। कृपया आप सभी अपने अपने वॉलेट्स तैयार रखें। और जैसा कि हम सभी लोग अवगत हो चुके हैं न्यू डैशबोर्ड से और न्यू वेबसाइट के इंटरफेस से, जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और हम ऑप्शनल में यहाँ पर ओल्ड इंटरफेस को भी यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें एक्स गोल्ड का अपग्रेड करना है तो वो हमारे न्यू इंटरफेस से ही होने वाला है, ओल्ड इंटरफेस से नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और टाइमर लेफ्ट सून, बहुत जल्दी हमारे बीच में टाइमर लेफ्ट होने जा रहा है। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम फोर्साज ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्स गोल्ड स्पेशल वेबिनार। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। और सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन एक्स गोल्ड स्पेशल द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम जूम मीटिंग पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की सबसे जबरदस्त टीम है। आप उसके सौजन्य से इस वेबिनार के अंदर कनेक्ट हैं। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि फोर्साज का बीएसडी प्रोजेक्ट X3 X4 को लेकर के 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ था, और 17/7/2021 को यहाँ पर XXX अमेजिंग मैट्रिक्स ऐड हुआ था। और 1 जून 2021 से अब तक यहाँ पर 2,02,38 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कोई भी नॉन एक्टिव आईडी नहीं है, यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रेड रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ऑल ओवर द एक्टिव आईडीज इन दिस सिस्टम। और ये कारवां मात्र 5 महीने 28 दिन के अंदर यहाँ पर हो पाया है, जो कि ऑनलाइन के रूप में, यानी कि सोशल मीडिया से रिलेट करने वाले बिजनेस को लेकर के एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री हम कह सकते हैं, एक इतिहास रच दिया है। और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदल के रख दिया, पिछले 22 साल के 23 साल के इतिहास को बदल के रख दिया। क्योंकि यहाँ पर जो 2,02,38 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, इन्होंने मात्र 5 महीने 28 दिन के अंदर यहाँ पर 2,39,69,189 BUSD अर्न किए हैं, जिनको हम भारतीय मुद्रा में अगर 80 रुपए से कैलकुलेट करते हैं तो ये 191,75,35,120 INR में होता है। और हम अवगत हैं अच्छे से, और वेबसाइट पे लाइव भी है। टाइमर इज लेफ्ट सून, बहुत जल्दी हमारे बीच में एक्स गोल्ड का प्रोजेक्ट लेकर के हमारे बीच में आ रहा है। और अब मैं अपने हम सब के ग्रेट मेंटोर, अवर चीफ गेस्ट, उनको डिजिटल वेलकम के माध्यम से यहाँ पर इनवाइट करूंगा। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप, our mentor Mr. Mukesh Kumar Saini sir from Forsage Tiger team, जयपुर राजस्थान। मैं चाहूंगा कि आप और हम मिलकर के उनका फ्लावर से स्वागत करें और प्यार भरी तालियों से उनका वेलकम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आर्य सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर आपका। सबसे पहले आप सभी लीडर्स का आज के इस जूम मीटिंग के अंदर, आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, आज के जो मीटिंग है दोस्तों बहुत ही शानदार होने जा रही है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लीडर्स
आज अपना सीट का पेटी बांध के रखे, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी निकल गया ना, दोबारा एंटर होने का तो कोई चांस ही नहीं। और पूरा मीटिंग शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक एक पॉइंट को सुनना और समझना दोनों है। मैं बात करूं साथियों, आज का मीटिंग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। क्रिप्टो का क्या दौर आने वाला है, हम किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे फोर्साज के माध्यम से, और इस बिजनेस को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं बात करूं दोस्तों, हमें किस तरीके से इस दौर को शुरुआत करके, और आज हमने कितने सारे लोगों को देखा, आज से 2 3 4 5 6 महीने पहले, 1 साल 2 साल पहले जिन लोगों ने इस दौर को शुरुआत किया, आज वो कहाँ पहुंच गए हैं। और अगर हम इस दौर को अब शुरुआत करते हैं तो हम 2 4 5 6 महीने में या साल भर में हम कहाँ हो सकते हैं दोस्तों, वो आज आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का आज आज के जूम प्रेजेंटेशन के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और साथ में ऐसी आशा भी करना चाहूंगा दोस्तों कि आप और हम लोग मिलकर इस आने वाले भविष्य के क्रिप्टो के दौर को हम लोग समझ के और सीख के और लोगों को इसके बारे में सिखाते हुए, दोस्तों हम लोग भी यहाँ पे डेली का लाखों रुपए अर्न करेंगे। हम लोग भी दोस्तों यहाँ पे महीने का भी लाखों रुपए अर्न करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों हमारी लाइफ में जब हम यहाँ से महीने का भी करोड़ों रुपए कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बात करूं, आज न जाने कितने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से, इस क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी से। आपने और हमने नहीं माना, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लेकिन उस समय जिन लोगों ने इस दौर को सीख लिया, समझ लिया, आज वो कहां पहुंच गए हैं। आपने हमने नहीं माना तो क्या फर्क पड़ा। समझिए वक्त और दौर क्या कहता है, इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा जो ज्ञान है ना, अब तक हमने जो सीखा है उसे साइड में रख देना है दोस्तों। यानी कि आज हम बात करें दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, आज हम 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 10 महीने से 1.5 साल से 2 साल से क्रिप्टो में हमें नॉलेज है। और एक कल का बंदा जिसे कुछ भी पता नहीं है, जिसे ये पता नहीं है वजीरेक्स किसे कहा जाता है, जिसे ये पता नहीं है ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसे ये पता नहीं है वजीरेक्स पे केवाईसी किस तरीके से होता है, जिसको ये पता नहीं है कि विड्रॉल क्रिप्टो को आईएनआर में किस तरीके से विड्रॉल किया जाता है, वो आदमी ये कह रहा है आपसे क्रिप्टो बैन हो गया। और आप उसकी बात को तुरंत पता नहीं क्या समझ लेते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं वहां पे, जबकि उससे 1000 गुना नॉलेज आपके पास ज्यादा है। और एक कल का आदमी जिसे कुछ भी पता नहीं, जिसने सिर्फ अखबार की हेडिंग पढ़ ली या कहीं से देख लिया और वो आपको बोल दिया। दोस्तों समझो अपने आप को, दौर क्या है। ये चीजें आज नहीं, आज से बहुत पहले से चलती आ रही हैं दोस्तों। क्योंकि जब जब हमारे इंडिया की बात करें, जब जब किसी भी चीज का दौर आया है, सबसे पहले उसका विरोध किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है मेरे दोस्तों। धीरे धीरे लोग उससे समझने लगे, धीरे धीरे लोग उससे अपनाने लगे, और उसके बाद में वो दौर ने वो आग लगाई है जिसके गवाह हम सभी लोग हैं। प्लास्टिक ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, किसी भी दौर को आप देख लीजिए दोस्तों, किसी भी दौर को आप देख लीजिए, ये भी दौर सेम वैसा ही है। आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने समझा वो हम आपको समझाने का प्रयास करें। आज लोगों ने क्या यहाँ से अचीवमेंट्स लिया, क्या सारी चीजें की हैं, हम वो सारी बातें आपके बीच में रख रहे हैं दोस्तों। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। और साथ में ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि आने वाला दौर यही है, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा, पहले भी वहीं थे, आज भी यही है और आगे भी वहीं रहेंगे। तो आज मैं आपके बीच में एक ऐसा विश्लेषण दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और 25 मिनट का वीडियो है। इसे कान और आंख दोनों खोल के पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सुनना और समझना। क्योंकि दोस्तों ये बहुत कुछ कहने जा रहा है ये वीडियो। और दौर क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है हमारे बीच में, इसे भी आपको आज महसूस और समझ में आने वाला है। अब तक का हमारे जो भी दिमाग में जो कचरा था ना, वो साइड में हो जाने वाला है। और उसके बाद में मैं आपके साथ में प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हमें कम समय में बड़ा अचीवमेंट चाहिए, और ये चाहिए ही चाहिए सर। वो भी प्लानिंग मैं आपके बीच में जस्ट वीडियो के बाद में करने वाला हूं।
तो मैंने कहा आपसे अपना कान और आंख दोनों खोल के दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना है पूरा। तो मैं इस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूं दोस्तों, जस्ट मिनट। दोस्तों नमस्कार। करेंसी को आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। जैसे हवा को नहीं बांध सकते हैं, पक्षियों के उड़ने को आप देश की सीमाओं पर रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही करेंसी का आलम है। समूची दुनिया उस बाजार व्यवस्था के तहत चलती है जिस बाजार व्यवस्था में जिसके पास सबसे मजबूत करेंसी है वो सबसे ताकतवर है। भारत अगर दुनिया के बाजार में कच्चा तेल खरीदने जाता है तो वह रुपए से नहीं खरीदता है, वो डॉलर से खरीदता है। और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर हो चला है तो हमको और महंगा तेल मिलता है। दुनिया के तमाम बैंकों में, उसमें स्विस बैंक भी है, भारत के बड़ी तादाद में लोगों की ब्लैक मनी है। वह ब्लैक मनी रुपए के शक्ल में कमाई जरूर गई होगी, लेकिन वह रुपए की शक्ल में उन बैंकों में जमा नहीं है। वो कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, क्योंकि इनकी ताकत रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। और दुनिया के किसी भी देश में डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, ये चल जाएंगे, लेकिन रुपया नहीं चलेगा। तो इसकी ताकत का एहसास इसी से हो सकता है कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहा था, 2 बरस के बाद मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के विरोध करने का क्या मतलब है, आप कोई नियम कायदा कानून बनाइए और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कीजिए। तो मार्च के महीने में ही, यानी बीते बरस मार्च के महीने में ही आरबीआई ने कहा हमारी सहमति है और हम अपना कानून बनाएंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि देश की संसद के शीतकालीन सत्र में, जो 29 तारीख यानी इसी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, बकायदा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक सरकार बिल लाने वाली है। इस बिल का मतलब यही है कि इस देश में वर्चुअल इकोनॉमी का राज होने वाला है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब बहुत साफ होता है, वो आपको रुपए की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिक्के की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो वर्चुअल होंगे, जो सीधे ऑनलाइन होगा। यानी आप इंटरनेट के जरिए अपने तौर पर आपके पास कितना पैसा है, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, यानी बीच में कोई नहीं होगा। उस रुपए का हिसाब किताब सरकार अपने तौर पर रखेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर शुरू होता है, क्योंकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के बैंकों को बेचने को लेकर भी बिल आ रहा है। यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर भी सरकार बिल लाने वाली है। इसके मतलब क्या है? क्या भारत में आने वाले दिनों में बैंक खत्म हो जाएंगे और एक दरवाजा इस वक्त इस बिल के जरिए खुल जाएगा जहां पर आप सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप सकते हैं? यकीनन रास्ता खुल जाएगा। तो इस देश में जब बैंक ही नहीं बचेंगे तो फिर इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 14 लाख बैंक कर्मी करेंगे क्या? उनके पास कोई काम नहीं रहेगा क्या? यह सवाल तो बैंक के मर्जर के वक्त भी उठना चाहिए था और उस वक्त भी सोचना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब करेंसी की ताकत सुनामी की शक्ल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने निकल पड़ी हो, तो आपके पास भी क्या रास्ता बचता है अगर आप स्वावलंबी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो बिल लाया जाने वाला है, पहले उसकी शक्ल को देख लीजिए, क्योंकि 26 बिलों का जिक्र है इस शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। उसमें 10वें नंबर पर है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यानी क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021। इसके भीतर बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आरबीआई कुछ ऑप्शंस छोड़ेगी, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ेगी, जिसमें वो चाहेगी कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी और उसका यूज हो सके। यानी वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार की सहमति है, ये पहली लाइन में बात सामने आ गई। अगर इसके हूबहू सरकार के शब्दों को सुनना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव framework for creation of a official digital currency to be issued by RBI, यानी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी सरकार जारी करेगी आरबीआई के जरिए। अगली लाइन कहती है द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट all private cryptocurrencies in India. However,
It allows for certain exceptional to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses. सरकार की सहमति भी है। इसके बाद जो 12वें नंबर बार बिल है वो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है। इस बिल में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि हम जो बिल ला रहे हैं वो 1970 का जो अमेंडमेंट बैंकिंग कंपनीज का जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स था 1970-1980 का, और जो इंसिडेंटल अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूनियन बजट जो 2021 का ले आए थे उस संदर्भ में अब हम रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हमने बजट में जिक्र किया था जिसको हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, उस दिशा में हम विधेयक लाएंगे, उस पर मोहर लग जाएगा। तो बैंक वाले तो पहले सोचना शुरू कर दें कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि इस देश में बैंक कर्मियों की तादाद तकरीबन 14 लाख के लगभग में है। ऐसा नहीं है कि सरकार के जहन में यह अचानक आ गया, सरकार की नजर दुनिया के बाजार पर होती है। क्रिप्टो करेंसी की दस्तक यूं ही शुरू नहीं हुई है इस देश के भीतर में, और जो ये सोच रहे हैं कि जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी इस देश में चल रही थी, अलग अलग शब्दों, अलग अलग जरिए, चाहे वो बिटकॉइन का जिक्र अपने तौर पर आप कर लीजिए, चाहे जब आपने शेयर बाजार में कल जब ऐलान हुआ तो उसका जिन लोग असर पड़ा, जिस भी क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, उस पे मत जाइए। अभी खाली समझिए कि वर्चुअल दुनिया इस देश में कैसे आने वाली है। दरअसल बैंक कर्मियों का मसला इसलिए है क्योंकि 2 बैंकों को लेकर इजाजत सरकार अब ठप्पा लगाएगी विधेयक के जरिए, और आने वाले वक्त में जो बैंक्स कितने क्या बिकेंगे ये कहना इसलिए आसान हो चला है क्योंकि सरकार की नजर में अगर बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो यह भी समझना होगा जो सरकार ने इंडिपेंडेंट बैंक छोड़े उसके अलावे भी 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, सेंट्रल बैंक भी है, हालांकि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, लेकिन सरकार का अपना एनालिसिस, जो ब्यूरोक्रेसी का अपना एनालिसिस है, उनका बड़ा साफ मानना है कि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक का खरीदार नहीं मिलेगा। उसकी बुक जो है बहुत खराब हो चली है, और बुक खराब होने की वजह एनपीए सबसे बड़ा कारक होता है, और उसके ऊपर जो बोझ होता है उसको कोई दूसरा खरीदेगा नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया बिक जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक बिक जाएगा, और आने वाले वक्त में जो डॉट हाउसेज हैं जो बिकने की कतार में है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी और सेंट्रल बैंक भी है। सवाल यह है कि बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज लगभग 50,000 हैं, ब्रांच लगभग 5,100 हैं, एटीएम इसके 7,400 हैं, सरकार के पास इसका शेयर 89% है, सरकार 40% शेयर बेचना चाहती है। इसी तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसमें एम्प्लॉय तकरीबन 31,000 काम करते हैं, इसके ब्रांच लगभग 3,400 हैं, एटीएम लगभग 3,000 हैं। इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को जब वो प्राइवेट सेक्टर के अधीन चले जाएंगे, क्या वो इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को रखेगा? खासतौर से तब जब इस देश में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सरकार बिल लेकर आने वाली है। दुनिया का दबाव है, बाजार का दबाव है, मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव है। दुनिया के तमाम देशों में आप चले जाइए, चाहे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा, इन तमाम जगहों पर क्रिप्टो करेंसी खूब चल रही है, और अपने तरीके से इनसे जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे उसमें माइक्रोसॉफ्ट को भी आप ले लीजिए, क्रिप्टो को भी ले लीजिए, ऐसी बड़ी कंपनियों की कतार में 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अपनी पूरी डीलिंग क्रिप्टो करेंसी के आधार पर कर रही है। और इस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट चलता है वो कमाल का है, उसकी जो ग्रोथ है वो कमाल की है। यानी एक तरफ भारत के भीतर की बैंक की स्थिति, ये बैंक की स्थिति जो भारत के पूरे कैपिटल जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, उसमें मोदी के आने से पहले, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने से पहले 2014 में लगभग 71% योगदान था। आज की तारीख में वो घटते घटते 57% पर आ गया है। घट रहा है बैंकों का अपने तौर पर जो उनका हिस्सेदारी होती है। सवाल ये भी नहीं है, सवाल है उसके बाद देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 12,000 एम्प्लॉई है, सेंट्रल बैंक लगभग 30,000 एम्प्लॉई है। इतनी बड़ी तादाद में तो कोई नहीं रखेगा, ये तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। और इस दौर में सरकार के जहन में हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी के जरिए वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम पे ही जाना था, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस दौर में, अगर आप ध्यान दीजिए, जो रिक्रूटमेंट भी होते हैं बैंकों के भीतर में, 2014 से 2019 तक का लीजिए, जो पहले 5-6 साल थे,
72,000 एम्प्लॉयमेंट मिला इस देश के तमाम कॉमर्शियल बैंकों के भीतर में। लेकिन इतने ही बरस में अगर मनमोहन काल में चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी सोची नहीं गई, वर्चुअल दुनिया आ जाएगी ऐसा सोचा नहीं गया, तो उस काल में लगभग 2,05,000 लोगों की भर्ती बैंकों में हुई थी। यानी 10,50,000 से बढ़कर 12,91,000 तक आ गए, और मोदी काल में 12,91,000 से बढ़कर 13,63,000 तक पहुंचे। यह स्थिति है बैंकों के भीतर की भी। और अगर आप उनके तमाम चीजों को देखना शुरू कीजिएगा तो आप देखिएगा, आपके जहन में सवाल होगा, अकाउंट्स तो खुल गए हैं बड़ी तादाद में। जनधन योजना में 0 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद बैंक जो आपको कार्ड देता है उसी से आप डिजिटल दुनिया में घुस जाते हैं। और सरकार की तमाम सब्सिडी और सरकार की राशन दुकान भी इस दौर में धीरे धीरे, जो सरकार के पास प्लानिंग है उसमें बड़ा साफ है कि हम चीजों को नहीं बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर बेचेगा। हमको जो आपको पैसा देना हम डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। उस बैंक अकाउंट का मतलब धीरे धीरे ये होगा, वो डिजिटल इकोनॉमी में धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा। क्योंकि आरबीआई अपने तौर पर जब डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रही है, और अब बिल आया जाने वाला है और उसको लेकर पार्लियामेंट में चर्चा भी होगी, उस चर्चा का भी विशेष महत्व है। तो ऐसे में हमें लगता है कि अब इस बात को समझने की जरूरत है कि दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हम आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं और देश के सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो प्राइवेटली इस वक्त चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, सरकार ने कैसे आश्रित किया। अगर आपके जहन में बात आई तो जनधन के जरिए खाते खुले, नोटबंदी के जरिए डिजिटल क्षेत्र में ढकेलने का काम हुआ, और इस प्रक्रिया में अब क्रिप्टो करेंसी पर आकर खड़े हो गए। इस दौर में रिफॉर्म की दिशा में जब आगे बढ़ना चाह रही थी सरकार, तो पहले लैंड रिफॉर्म पे बढ़ी, असफल हो गई, क्योंकि बहुसंख्य तबका वह था जो कि करेंसी ही उसके पास नहीं, आंदोलन वह कर रहा था। लैंड रिफॉर्म इनका फेल हुआ। उसके बाद ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे आए, यह भी इस देश के किसानों ने फेल कर दिया। अब ये लोग लेबर रिफॉर्म पे कैसे बढ़े, इसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन इसके आगे का सवाल यह है कि ये जो वर्चुअल इकोनॉमी है, इसकी स्थिति तो धीरे धीरे ऐसे आएगी, इस देश में ना वकील की जरूरत पड़ेगी, ना अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ना बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, ना इमिग्रेशन अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, ना सरकारी अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर भी कह रहे हैं तो डिजिटल पासपोर्ट की दिशा में ये बढ़ जाते हैं। दुनिया के कई देशों में ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में आ रहे हैं। दुबई तो इसमें बहुत आगे बढ़ गया है, इवन सिंगापुर और मलेशिया भी इस दिशा में। और वो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होती है, यानी डिजिटल पासपोर्ट के जरिए जब आप किसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होगी, जिसके जरिए सारी चीजें आपकी डाटा उभर कर आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे और अपनी आप उस वर्चुअल दुनिया में चले जाएंगे और उसके जरिए तमाम बिजनेस करेंगे। कहीं कोई कैश नहीं है, कहीं कोई कागज नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, आप इस लिहाज से काम कर रहे हैं। और दुनिया के जिन देशों में ये चीज़ें लागू कर दी गई है उसमें भारत तो अभी बहुत पीछे है। अमेरिका है, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा, इन जो चीज़ों का नाम हम ले रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई। तो इसमें यह भी समझिए कि जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होता है वो आपको रियल एस्टेट से भी जोड़ेगा, और जो भी संपत्ति आप खरीद फरोख्त करते हैं वह इससे भी जुड़ जाएगा। और दुनिया की जिन कंपनियों का हम खास तौर से नाम ले रहे थे उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, मान लीजिए IBS, सिस्को भी है, क्रिप्टो भी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन से जुड़ चुकी है। और इन सारी चीज़ों के साथ इनका ये मानना है कोई फ्रॉड नहीं होता है, जब रुपए पैसे चीजें होती है फ्रॉड। लेकिन भारत के संदर्भ में जैसे ही आप निकल कर आएंगे तो यह वैसे लोगों को एक सिक्योरिटी देता है, क्योंकि भारत में असमानता लगातार बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी समानता को बढ़ावा नहीं देती है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इस देश में आम जन के लिए कितना हितकारी है, इसको सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश में जब नोटबंदी हुई तो लगभग 92% लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े थे, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उन लोगों की जिंदगी के जीने के लिए लाले पड़ गए। इसीलिए सरकार ने 5 किलो अनाज जो फ्री में बांटना शुरू किया, और अब उसको मार्च तक जो बढ़ा दिया है, क्योंकि सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो मानकर चल रही है कि यार बढ़ा डालो इसको। तो उन्होंने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो था वो मार्च तक बढ़ा दिया। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर कोई पॉलिटिकल
प्रेशर आएगा तो देखेंगे, अन्यथा हम धीरे धीरे उस मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की मार्केट पर दबाव बना रहा है कि क्या आप रुपए और डॉलर में जा रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में जाइए, डिजिटल एस्पेक्ट में रहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वर्चुअल दुनिया में सफर करेंगे, आपकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जाएगी और आप $5 ट्रिलियन का जो आपका सपना है उसको भी आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि एक दबाव आएगा और इस दुनिया के भीतर में आपको कोई लेन देन इस रूप में करना नहीं है। यह तो एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर इस दौर में सरकार जो अपने तौर पर कर रही है, और खुद प्राइम मिनिस्टर जो बीते दिनों भाषण दे रहे थे, 18 तारीख को ही तो भाषण दे रहे थे, वो जिस तरह कह रहे थे कि ये गलत हाथों में ना चला जाए, यह भी समझना होगा कि दुनिया के अलग अलग बैंकों में भारत का काला धन बीते 6 बरस में क्यों बढ़ गया। डॉलर की शक्ल में है तो क्या वो गलत हाथ, यूरो क्या गलत हाथों में नहीं है, तरीके से ब्लैक मनी है, उसको आप कन्वर्ट करके इंडिया में लाकर रुपए में कन्वर्ट करते हैं और अंतरराष्ट्रीय तौर पर आप अपने नेटवर्थ को यही हो रहा है क्या में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर। सवाल यह है कि जब हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग चाहिए, लोग खरीदते रहे, कोई बात नहीं था, उसके पीछे कोई नेशनलिज्म नहीं था। और आज की तारीख में भी भारत माल एक्सपोर्ट होकर आता है और हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो बढ़ोतरी हो गई है, के कुछ टैक्स वसूली। अब सवाल यह है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्च 2019 में अगर आप रेट्स देखना शुरू करें, अब हम आपके साथ में रेट पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो अलग अलग, उसमें एक बिटकॉइन भी है मान लीजिए। अब आप सोचिए उसमें आपने बिटकॉइन का जिक्र किया तो उसका रेट क्या था। मार्च 2019 में उसका रेट था $5,900, यानी रुपए में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो तकरीबन $4,30,000। उसके बाद अगले साल जून 2020 में ये $5,900 से बढ़कर $22,000 हो गया, यानी लगभग 16 लाख रुपया और एक बिटकॉइन। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग $56,609 हो चला, यानी $56,609, यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो तकरीबन 42 लाख रुपए से ज्यादा बैठ रहा है। ये इसकी रफ्तार है। जिनके पास पैसा है, आप कह सकते हैं ये एक तरह का, अरुण जेटली जी जब जिंदा थे तो इस बात का जिक्र करते थे, ये एक तरह की पोंजी स्कीम है, कहते थे पैसे से पैसे बनाने की स्थिति में। लेकिन जब आप मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा हैं और इस बाजार व्यवस्था में आप घुसना चाहते हैं तो एक चीज समझना होगा, बेसिक धर्म वहां पर प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। और इस प्रक्रिया में भारत के बैंक इसके पैरेलल में कंगाल हो रहे हैं, खोखले होते चले गए। संयोग ऐसा है, इस पे हालांकि कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कुछ रिपोर्ट्स आती है, जैसे एक रिपोर्ट्स पैक्सवेल की रिपोर्ट आई ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेकर, उसने भी जानकारी दी कि भारत अब 6ठे नंबर पर खड़ा है, यूएस नंबर 1 पर है, फिर नाइजीरिया है, फिर चीन है, फिर कनाडा है, फिर ब्रिटेन है, उसके बाद अब इंडिया आकर खड़ा हो गया। उसने एक जानकारी और दी कि भारत के भीतर से जो लोग एनपीए का पैसा लेकर चले जाते हैं, वह पैसा उस क्रिप्टो करेंसी के हिस्से में लगा लेते हैं, जिससे वह वर्चुअल दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करा सके। और वहां पर इसको आप चाहे सट्टा मानिए, चाहे पोंजी स्कीम मानिए, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन जब सरकार इसे अपने तौर पर कह रही है कि हम अब इससे बच नहीं सकते हैं, हाँ हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर आरबीआई अपनी करेंसी को, चीजों को डेवलप करेगी, तो फिर यह समझना होगा क्या भारत की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इसकी इजाजत देती भी है या नहीं देती है। 2018 तक आरबीआई को लगता था नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जब यह मामला गया तो वहां पर फरवरी मार्च के महीने में 2020 में इजाजत पूछा गया आरबीआई से, आप कुछ बताइए, कोई कानून तो बनाइए। तो आरबीआई ने चीजों को परखा समझा और इसमें जानकारी, इस देश के भीतर में कम लोगों के पैसे नहीं लगे हुए हैं, वो हालांकि यंगस्टर हैं, उनकी तादाद भी कहते हैं कि वो करोड़ में पहुंच गई है और तकरीबन 73,000 करोड़ रुपया पैसा उसमें लगा हुआ है। इस क्रिप्टो करेंसी को चलाने वालों का जो अपना एसेट है वह 6 से 7 लाख करोड़ का है। ये सारी चीजें अपने, यानी आप करेंसी को कहीं रोक नहीं सकते हैं। अगर यह स्थिति इस देश के भीतर में आ रही है और बार बार आरबीआई इससे पहले कहता था कि नहीं नहीं साइबर धोखाधड़ी हो जाएगी, सवाल यह है कि दुनिया कहती है अपने तौर पर कि असमानता जब बढ़ेगी तो लूट पैसे की होगी, और असमानता का मतलब यह है कि लूटपाट की परिस्थितियां सामाजिक तौर पर किन्हीं देशों में ना आ जाए।
उसमें कोई भी लूटता है तो क्या लूटता है? पैसा ही लूटता है, रुपया ही लूटता है, उस देश की अपनी करेंसी को ही लूटपाट करता है। लेकिन जब वो पूरे तरीके से वर्चुअल एस्पेक्ट में आ जाएगा तो आप लूटने की परिस्थिति, यानी असमानता का यह दायरा जो 2 जून की रोटी को लेकर संघर्ष कर रहा होगा, वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर निर्भर होगा। और जिनके पास पैसा होगा वह इस वर्चुअल दुनिया की इकोनॉमी में राज करेंगे और पूरी की पूरी एक ब्लॉकचेन जो बनती है इसके जरिए ये इसी तरीके से काम करेंगे। तो क्या यहां पर 3 सवाल हैं। क्या भारत के ऊपर इतना दबाव पड़ चुका है और भारत की इकोनॉमी इतनी डामाडोल है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाना मजबूरी हो चला है? एक बात। दूसरी बात, क्या भारत पहली बार एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने मार्केट और अपनी इकोनॉमी को दखल देना चाहता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी के साथ खड़ा है? और तीसरी परिस्थिति इसमें है, क्या भारत के भीतर की जो बड़ी स्थिति इस देश में 80-100 करोड़ लोग जो हैं वह जिन अवस्था में जीते हैं वह क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह ऑनलाइन सिस्टम काम करता है और ऑनलाइन चलाने की परिस्थितियां या इक्विपमेंट के साथ जुड़ना वह धीरे धीरे डिजिटल एस्पेक्ट्स में पहले लाया जाएगा और आने वाले वक्त में उस दिशा में हम लोग चले जाएंगे जहां विजुअल। तो क्या यह एक शुरुआत है जो जनधन से शुरू हुई थी? यकीनन ये कह सकते हैं आप कि इस प्रक्रिया में हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह है कि मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो क्या मार्च 2021 में जब आरबीआई ने अपने तौर पर इस साल कहा कि वे खुद क्रिप्टो करेंसी लाने और चलाने को लेकर विकल्प तलाश रहे हैं और अब सरकार ने उस बिल को लाने की तैयारी कर ली है, तो ऐसे में हमें लगता है कि अब एक सेकंड के लिए अब आप आ जाइए उस बैंकिंग अवस्था में जहां पर जितनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। इसको हल्के से बैंक कर्मी इस रूप में भी समझ लें, जो एयर इंडिया दिया गया टाटास को, तो क्या एयर इंडिया उन अधिकारी कर्मचारियों को और जो भी आपको नजर आता है जब आप अंदर में रहते हैं, जो खाना परोसते हैं, पानी पिलाते हैं, उसमें वह उन उम्र के बाद के लोगों को रखेगा जिस उम्र के बाद के लोगों को एयर इंडिया में काम मिला हुआ था? चूंकि वो सरकारी थे, उनको तो छटनी हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से बैंकों की प्रक्रिया में जब हम बात कर रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया 50,000, इंडियन ओवरसीज बैंक 31,000 यानी 81,000, 81,000 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000 और दीजिए 93,000, उसके बाद सेंट्रल बैंक और जुड़िए 30,000, इसको भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग 100 लाख तो यही लोग हो गए, 1.25 लाख कर्मी यही हो गए। उसके बाद आइए जो अलग अलग बच्चे, उसमें यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये दो को कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट बैंकर आने वाले वक्त में इनको भी किसी तरीके से बेचा जाए, ये एक रास्ता खुल रहा है। सरकार का एस्पेक्ट याद कीजिए, सत्ता में आने के तुरंत बाद यही था, हम सिर्फ चाहते हैं इस देश में 4 बैंक बचे। सवाल यह है कि 4 बैंक जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जैसे साउथ बेस्ड है इंडियन ओवरसीज बैंक, वेस्टर्न इंडिया बेस्ड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया बेस्ड है सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जो अपने तौर पर है मुंबई बेस्ड है। अपने तौर पर देखिए तो जिस इलाके में जिस बैंक का प्रभाव है उसके जरिए वहां पर उसके कंज्यूमर्स जुड़ते हैं। लेकिन एक परेशानी इस दौर में, क्या वाकई बैंक खत्म करने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं और बैंकों में ताला लग जाएगा, या ताला लगने की शुरुआत हो गई है? और खुले तौर पर इस वक्त शीतकालीन सत्र में जब बिल नंबर 10 आएगा तो क्रिप्टो करेंसी और बिल नंबर 12 आएगा तो बैंकों को प्राइवेटाइज करने की दिशा में मोहर लग जाएगी। चिंतन का विषय है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में नीतियों को बनाने वालों को लेकर, और शायद आखिरी बात इस देश के भीतर की परिस्थितियां, उसके भीतर का जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, बहुत कम है, लेकिन वह ताकतवर है, यूरोप के देशों को टक्कर देने वाला, और भारत की गरीबी ताकतवर है, दुनिया के सबसे गरीब देशों के और गरीब परिस्थितियों को जीने वाली। इन दो परिस्थितियों में भारत की राजनीतिक सत्ता क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से निर्धारित तो नहीं होती है, और जो दबाव बनता है भारत के भीतर में उसके पीछे कितनी बड़ी पूंजी होती है, इसका जिक्र फिर कभी किया जाएगा। क्योंकि भारत की राजनीति में सत्ता चाहिए तो पूंजी आपके पास होनी चाहिए। इस पर चर्चा अगली बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं साथियों कि आज आपको बहुत सारी बातें क्लियर और समझ में आई होंगी, क्योंकि साफ सुथरी बातें आज हुई। ये आपने जरूर देख लिया होगा कि अब तक जो हम गलत फहमियों में जी रहे थे, अब तक की जो जिंदगी हमने गवा दी इस अपॉर्चुनिटी को ना स्वीकार करके, और अगर अब भी हमारा यही आलम रहा तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला हमारा। मैं बात करूं साथियों, वक्त और दौर किसी का इंतजार नहीं करता, वो तो हमेशा चलता रहता है। आप उस दौर में क्या कर रहे हैं, क्या आप पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से वक्त नहीं चलता, वक्त के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। मैंने बताया दोस्तों आपको, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और बहुत सारे लोगों ने उस समय उस बच्चे को कुछ समझा ही नहीं। धीरे धीरे फिर कुछ बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अभी तो बचपन चल रहा है मेरे दोस्त, और अभी ये हाल हो चुका है क्रिप्टो का। अभी तो अच्छे से जवानी भी नहीं आई और आज आप कहाँ पहुंच गया है आप देख सकते हैं। और अब तो लोगों को अभी तो मात्र सुनने में आ रहा है, समझ में तो अभी भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। जब समझ में आने लगेगा ना, और आप इस दौर को अभी, इस दौर में अगर आप सही तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस दौर को समझते हैं, सीखते हैं, इसमें काम करते हैं, इसको कमाना सीखते हैं, लोगों को कमवाने की प्लानिंग सिखा सकते हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों, आने वाले समय के बादशाह आप लोग होंगे, हम लोग होंगे। लेकिन हम, सर अब तो पता नहीं क्या होगा, सर अब तो पता नहीं क्या होगा, सर अब तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप उन लोगों को भी देख लीजिए जहां से एक बच्चा पैदा हुआ और आज वो बचपन में ही इतना बड़ा रूप ले लिया उसने। ये सच्चाई है दोस्तों। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसका तोड़ आज तक कभी कोई नहीं पाया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसे ना बंद किया जा सकता, ना इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता। ये ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं तो शुरू से लेकर आज तक के कितने भी साल पुराने ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कब मैंने किससे कितना पैसा लिया, कब मैंने किसको कितना दिया, किस एड्रेस से आया, किसको मैंने दिया, वो सब कुछ यहाँ ऑनलाइन है। उसमें कोई भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की हम बात करें दोस्तों, और एक बार जो कमांड डल गई वो डल गई। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब हमारे बीच में है, और आज हम उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं दोस्तों। फोरसाज के माध्यम से एक ऐसा डिसेंट्रलाइज स्मार्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है जो हमें क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देता है। फोरसाज का, फोरसाज स्मार्ट चेन, मैं बात करूं BUSD, जो स्टेबल करेंसी है, जो डॉलर में हमें कमाने का मौका देती है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई एडमिन भी नहीं है, जिसके, मैं बात करूं जिस क्रिएटर ने इसे बना के डाला है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होने के बाद में वो क्रिएटर भी चाह के भी इसे बंद नहीं कर सकता, वो क्रिएटर चाह के भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। तो फिर क्या चाहिए यार। लेकिन काम करने के बहाने हमारे पास पता नहीं क्या, कहां कहां से पैदा हो जाते हैं दोस्तों। जिन्होंने नहीं माना था तो वो आज भी वही है, मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं। और जिन्होंने मान लिया आज वो कहाँ है। आज मैंने क्या बताया आपको कि अभी भी लोगों को सुनने में आ रहा है। आप 1,000 लोगों को आप बताइए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुनने में आया है क्रिप्टो कुछ है, समझ में उनको भी नहीं आया। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये दौर है, ये वक्त है, किसी का इंतजार नहीं करेगा। जो कर गया वो सवर गया। ये सच मानना आज इस बात को। और हमारे बीच में एक ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा है दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गोल्ड फोर्स। आज में वो हमारे बीच में कल 11:30 बजे टाइमर खत्म होगा इसका रात को, और 11:30 बजे टाइमर खत्म होने के बाद में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों,
सब लीडर पेशेंसफुली होके इस सिस्टम में अपने अपलाइन के साथ में पहले उनका करवाना, उसके बाद में आपका करना है। ऐसा नहीं है टाइमर खत्म हो गया बस ये हो गया, नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसे ही टाइमर खत्म होगा तो टाइमर खत्म होने के बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैदा होगा। टाइमर खत्म होने के 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैदा होगा। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही पैदा नहीं हुआ हमारे बीच में। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैदा होगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वो डेवलप होगा और उसके बाद में वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई की मोहर लगेगी और वेरीफाई की मोहर लगने के बाद में, मेरी बातों को ध्यान से समझना दोस्तों, वेरीफाई की मोहर लगने के बाद में क्रिएटर की आईडी क्रिएटर की आईडी अपग्रेड होगी। क्रिएटर की आईडी अपग्रेड होने के बाद में हम सबको प्रोसेस का मालूम चलेगा कि आईडी किस प्रकार से एक्टिवेट हुई, क्या तरीके से आईडी अपग्रेड हो रही है। उसके बाद में आप सभी लीडर्स को अपने एक टीम के हिसाब से, अपने लीडरशिप के हिसाब से, यानी मैं बात करूं सब अपने अपने टीम के हिसाब से अपने आप की टीम को उस स्टेप बाय स्टेप आपको करवाना है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि टाइमर ऑफ होने के तुरंत बाद ही आईडी लगना है, नहीं, इतनी जल्दबाजी करना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो बोलते हैं सर मैं पहले चला जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं दोस्तों कुछ नहीं होगा। हम वो लोग नहीं है जो 4 दिन काम करते हैं उसके बाद में गायब हो जाते हैं। हम यहाँ लगातार काम करने वाले लोग हैं दोस्तों। पिछला 1.5 साल हमारा गवाह रहा है इस बात का। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इथेरियम प्रोजेक्ट में मेरे से पहले बहुत सारे लोग आए थे, बाद में भी आए थे, लेकिन मैंने जब इथेरियम प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया तो 3,05,000 नंबर का आईडी है मेरा, 308005 नंबर का आईडी है मेरा, यानी 3,05,000 नंबर का आईडी है मेरा। और मेरे से 6 महीने पहले से लोग काम कर रहे थे इथेरियम प्रोजेक्ट में। मैंने 1.5 महीने काम करके 600 इथेरियम और 6,000 लोगों का परिवार बनाया था इथेरियम प्रोजेक्ट में। 1.5 महीने की 45 दिन की बात कर रहा हूं मैं। टीआरएक्स प्रोजेक्ट में मैंने आईडी एक बार नहीं, आपको बहुत बार दिखाई है मेरी। मैंने टीआरएक्स प्रोजेक्ट में 6 तारीख को स्टार्ट हुआ था। अब मंथ मुझे याद नहीं आ रहा, सितंबर था या हाँ सितंबर ही था शायद। 6 सितंबर 2020 को हमारे बीच में स्टार्ट हुआ था टीआरएक्स प्रोजेक्ट। मैंने 6 तारीख को मेरा आईडी भी नहीं लगाया, मैंने 7 तारीख को मेरा आईडी लगाया, यानी एक दिन बाद में। मेरा आईडी नंबर है फर्स्ट नंबर का 6526, यानी 6526 नंबर का आईडी है। और मेरा जो वर्किंग आईडी था जो रहा था, मैं बता दूं आपको दोस्तों, 7729, यानी 7,729 नंबर का आईडी, यानी कि 7,500 पौने 8,000 आईडी लगने के बाद में मैंने दूसरे दिन स्टार्टअप किया। और उसके बाद में मैंने लगातार काम किया। 4.5 महीने काम करके मैंने 25,000 लोगों का परिवार मेरा टीआरएक्स प्रोजेक्ट में भी रहा, टीआरएक्स की ब्लॉकचेन में भी रहा। मैं बात करूं दोस्तों, करीब 80 लाख से ज्यादा टीआरएक्स मैंने अर्न किए एक दिन बाद काम करके। और मेरे से जो लोग पहले जुड़ गए थे उनको भी जाके आईडी आप खोल के देख लो। 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50, 100, 200, 500, 1000, 5,000, 7,000 नंबर की आईडी आप खोल के देख लो, उनका क्या हाल रहा। हम बात करें दोस्तों, जब इन दोनों प्रोजेक्ट में हमारे बीच में गैस फीस का और करेंसी की प्राइस को लेकर जब इशू रहा, यानी जो आईडी 1,500 की लगती थी वो आईडी 5,000 की लगने लग गई, जो आईडी 5,000 की लगती थी वो 15,000 की लगने लग गई, और गैस प्राइस भी उसी लेवल पे बढ़ने लगा। उसके बाद में हमारे बीच में BUSD, जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे हमारे बीच में एक स्टेबल करेंसी पे BUSD लॉन्च हुआ। तो BUSD पे मेरा प्लानिंग था दोस्तों। मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था कौन मेरे साथ आएगा और कौन मेरे साथ नहीं आएगा, लेकिन मैंने लगातार काम किया, मैंने अपनी टीम को लगातार सर्विसेज दी, मैंने अपनी टीम के साथ में लगातार, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, मैंने लगातार काम किया, सबको टाइमली सर्विस दिया। और मैं बात करूं साथियों, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो, और दोस्तों जो मुझे विश्वास था वो हुआ भी। बहुत सारे लोग, मेरी टीम के लोग कहीं और चले गए और बहुत सारे लोग कहीं और के मेरे पास भी आ गए। तो ये ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचो। लोग कहते हैं सर मेरी टीम, किसी की टीम नहीं है भैया यहाँ पे,
किसी की टीम नहीं होती, ना आप किसी को सैलरी दे रहे हो, ना आप कोई आपके लिए नौकरी कर रहा है, कोई किसी के, सब स्वतंत्र है, सब आजाद है। मुझे बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, मेरे साथ उस समय बहुत सारे लोग आ गए। मैंने अपना काम किया, मैंने लगातार पूरी शिद्दत से काम किया। मैंने मेरा अचीवमेंट्स को बढ़ाया कि मैंने इथेरियम में क्या अचीवमेंट्स लिया था, मैंने टीआरएक्स में क्या अचीवमेंट्स लिया था। मैं बात करूं साथियों, 1 जून 2021 को, यानी आज से 5.25 महीने पहले की बात दोस्तों, मैंने 1 जून 2021 को जब स्टार्टअप किया तो उस समय मेरा किसी और से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट था कि मैं पहले दिन मेरा 200 से 250 लोग डायरेक्ट होंगे, और पहले दिन वो हुए। मेरा पहले दिन ये कमिटमेंट था अपने आप से, और ये बातें मैं मीटिंग में भी बोलता था, जब हमारी बीयूएसडी को लेके मीटिंग चलती थी। आज बहुत सारे लीडर्स उस मीटिंग के हिस्सा हैं, आज की मीटिंग में भी। मैं बात करूं दोस्तों, उस समय मैं ये बोला करता था पहले दिन मेरे 12 के 12 स्लॉट होंगे X3 X4 में। मैंने वो स्लॉट भी पूरे परचेज करके दिखाए। मैंने पहले ही दिन वो वादा भी किया आप सभी लीडर से कि मैंने दोस्तों एक दिन में 10,000 से 12,000 लोगों का परिवार 24 घंटे में कमा के दिखाऊंगा मैं आपको। वो भी मैंने 24 घंटे में करके दिखाया दोस्तों। और ये भी मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन में अपनी करोड़ों में इनकम दिखेगी। वो भी मैंने आपके बीच में वादा करके दिखाया, निभा के दिखाया दोस्तों। यानी एक दिन में अपना 1.25 करोड़ रुपए का अचीवमेंट रहा था। 6 जून 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने लगातार अपनी टीम को सर्विसेज दी है। मैंने कभी किसी से 1 भी रुपया ना लिया और ना मैंने किसी को दिया। समस्या दोनों में है, आप लेंगे तो भी समस्या है, आप देंगे तो भी समस्या है। इसलिए जिसको करना था वो कर गया, जिसको नहीं करना था वो नहीं करेगा। वो ये काम मैंने बहुत पहले करके देखा है इथेरियम प्रोजेक्ट में, जब मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने बहुत सारे लीडर्स को बहुत सारे इथेरियम मैंने दे दिए, उनके स्लॉट अपग्रेड करा दिए फ्री में कि यार चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कमाएंगे, ये कमाएंगे तो हमें भी कमा के देंगे। वो लोग भी दोस्तों इथेरियम में थे और वो वहीं चले गए। ना वो लोग रहे मेरे साथ में, ना वो पैसा रहा मेरे साथ में जो मैंने उन लोगों को दिया था। तो ऐसा काम क्यों करना? जब से मैं स्टेक हुआ हूं, जब से मैंने साफ सुथरा काम किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं उससे बड़ा काम हुआ। इसलिए आप अपने टीम के अंदर ऐसे कोई गलत कमिटमेंट ना करो जिससे आपको गलत हो। न मत कीजिए आप ऐसे कमिटमेंट दोस्तों। हम ऐसे कमिटमेंट करके हमारे चक्कर में हम खुद ही फंस जाते हैं। आपने मान के चलो, मैंने विजय गोरजिले सर को मैंने बोला, विजय गोरजिले सर ने मुझे बोला कि मुकेश सर आप मेरे 5-6 स्लॉट अपग्रेड कर दीजिए, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है सर, मैं ये कर दूंगा सर, मैं वो कर दूंगा। मुझे भी लालच आ गया, मैंने बोल दिया सर चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं आएगा तो क्या आपकी टीम से तो आएगा, वो तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने इनका 5-6 स्लॉट अपग्रेड कर दिया, चलो कोई बात। 6 स्लॉट करने के बाद में जैसे इनका 7वां होगा तो फिर ये कह देंगे मुकेश जी 7वां भी करवा दो। नहीं नहीं सर, अपनी 6 की बात हुई थी ना पहले, चलो सर कोई बात नहीं करवा दो इस बार। 7वां भी हो गया, चलो 8वां आएगा 10-15-20 दिन बाद में नंबर, सर 8वां भी करवा दो। सर इतने तो करवा दिए सर, एक और है करवा दो ना, क्या दिक्कत है? लोग तो है ही ना, काम तो हो ही रहा है ना, पैसा तो आपको आ ही रहा है ना। तो ऐसे करके बहुत गलत हो जाता है दोस्तों। एक दिन हम अपने आप को और अपने ग्रुप को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते जिस तरीके से हम ये करते आए हैं। आज समस्या नहीं है, कल बड़ी समस्या क्रिएट होगी आपको अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अपनी टीम में, क्योंकि ऐसा मैंने करके देख चुका हूं दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या से गुजरा हूं। इसलिए साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बिजनेस मैं करता आया हूं और किसी को कोई कमिटमेंट नहीं किया। कमिटमेंट किया है कमाने का, कमिटमेंट किया है कमवाने का, और वादा किया है अपने आप से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ में इतने लोग पूरी शिद्दत लगन ईमानदारी से काम करते हैं तो वही कर जाए। मैं बात करूं दोस्तों, आज अपना ग्रुप इथेरियम, टीआरएक्स और बीयूएसडी तीनों में मिलाकर करीब 90,000 लोगों का परिवार हो गया, और इस दिसंबर 2021 के लास्ट तक 1 लाख लोगों का परिवार दिखेगा आपको। और इस 1 लाख को 2 लाख के परिवार में मैं बहुत जल्दी यानी मार्च 2022 तक मेरा 2 लाख लोगों का परिवार दिखेगा आपको। आज से 6 महीने में कहा करता था कि मेरा लाखों का परिवार दिखेगा आपको दोस्तों, और वो अब दिखने लग गया है।
BUSD प्रोजेक्ट में 53,000 यानी 54,000 लोगों का परिवार बनाया है मैंने 5.5 महीने काम करके दोस्तों, आप सभी के सहयोग सपोर्ट से। अब हम बात करते हैं साथियों कि हमें रियल में क्या करना चाहिए, कैसे बड़ा अचीवमेंट कमाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं 1 दिन 2 घंटे 4 मिनट 44 सेकंड रह गए हैं, यानी करीब ओनली फॉर 26 घंटे हमारे बीच में रहे हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों, कोई भी हड़बड़ी ना करेगा कल, और उस समय किसी का फोन भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम काम करें या फोन उठाएं, जितना जल्दी आपको है उससे ज्यादा जल्दी हमें भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम हमारी आईडी अपग्रेड करके बैठे हैं उसके बाद में हमें होता रहेगा आता रहेगा, ऐसा कोई नहीं चाहता दोस्तों। सभी पैसेंसफुली होके काम करना है हमें, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम एक दिन काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम लगातार काम करने वाले लोग हैं और लगातार काम होगा। मैं बात करता हूं साथियों हमें बड़ा अचीवमेंट क्यों करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि साइट हमारी करीब करीब 80% क्लियर हो चुकी है, टीम साइज भी दिखने लग गया है पूरा पूरा 53,418 453 लोग इस आईडी के डायरेक्ट में हैं, इस आईडी के फ्रंट में है। टोटल 53,000 दोस्तों, ये वर्ल्ड की इनकम के मामले में वर्ल्ड की 1 नंबर आईडी हो चुकी है 1472। आप देख सकते हैं 2,14,957 BUSD डॉलर का, 997 यानी 2,15,000 BUSD डॉलर का इनकम किया है इस आईडी ने। हम बात करें साथियों X3 में 10 स्लॉट परचेज है इसके, X4 में 12 के 12 स्लॉट परचेज हैं, XXX में इसमें 10 स्लॉट परचेज हैं, X गोल्ड हमारे बीच में कल लॉन्च होने जा रहा है। यानी मैं आपको कह सकता हूं इस आईडी ने जो अब तक 5.5 से 6 महीने में अर्निंग किया है, वो इनकम आपको 24 घंटे में दिखने वाला है। यानी कि परसों का जो जूम मीटिंग होगा उसमें 5.5 से 6 महीने का इनकम एक साथ होगा, और ये इनकम जो एक्स गोल्ड में अब तक जो दिख रहा है वो इनकम आपको अलग दिखेगा, यानी कि डबल। इसका जो मैंने 6 महीने में कमाया है वो एक दिन में कमा के आप देखेंगे दोस्तों। मैं बात करता हूं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम हमारे ग्रुप का भी नहीं देख पाते थे, लेकिन आज हर सेकंड का, हर मिनट का, हर 15 मिनट का, हर आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 5 दिन का कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं लाइव हम देख सकते हैं। इसमें मेरी आईडी भी दिखेगी, आपकी भी दिखेगी, सबकी आईडी दिखेगी कि नया रजिस्ट्रेशन किसका हुआ है। इसके अलावा X3 में किस आईडी से किसको कितना इनकम गया है, X4 में किस आईडी से किसको कितना इनकम गया है। और यहाँ पे दोस्तों हर ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं, हर ट्रांजेक्शन आईडी नंबर आप देख सकते हैं 195-224 5 मिनट पहले का ये ट्रांजेक्शन है, इसे हम देख सकते हैं डायरेक्ट ये ट्रांजेक्शन हुआ है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे किस आईडी को कितना कितना पे आउट आया है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे X3 की हम बात करें तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पहले की तरह स्लॉट दिख जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे 5,000 का पैकेज अपग्रेड करना है, फिर 9,900 BUSD का पैकेज अपग्रेड करना है X3 में। अभी थोड़ा बहुत काम और पेंडिंग में है दोस्तों, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं X4 में पूरे के पूरे 12 के 12 स्लॉट परचेज हैं इसमें, और ये इस तरीके से हमारे सिंबल दिखेंगे, हमारे डायरेक्ट पार्टनर के होंगे। स्पिल ओवर फॉर्म अभाव, स्पिल ओवर फॉर्म ब्लो, और ये गिफ्ट का दिखेगा हमें, और इस तरीके से हमारे पार्टनर ऑन लेवल। रिसाइकिल में इस तरीके का सिंबल दिखेगा, सेंड टू अपलाइन में इस तरीके का इंडिकेशन आएगा। तो ये सारे सिंबल हमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि हमारे डायरेक्ट से कौन सा आएगा, अपलाइन से कौन सा आएगा, स्पिल ओवर से कौन सा आएगा, ओवरटेकिंग का कौन सा आएगा, लेवल से कैसे आएगा, रिसाइकिल पे कैसे होगा, अपलाइन को सेंड होगा तो हमारा कैसा सिंबल दिखेगा। यानी कि सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बात करूं साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 घंटे में 8 पार्टनर मेरे इस आईडी के डायरेक्ट में ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे टीम कितने लोगों की हुई है
ये 24 घंटे में ये आपको दिखेगा। अभी इस पे वर्क पेंडिंग है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कितना अचीवमेंट्स रहा है, आज कितना आया है, ये सब आपको दिखेगा दोस्तों। आज आपने क्या किया, टोटल आपने कितना कर लिया, यानी हर दिन का ये स्टेटिस्टिक हमें दिखेगा। अब तक हम बात करें दोस्तों, ये बात हम सोच और समझ ही रहे थे कि जब फोर्स आज में 2 लाख आईडी के आसपास हो जाएंगी तो एक्स गोल्ड हमारे बीच में आ जाना चाहिए। हम आज से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले हम ऐसा सोचते थे और आज वही हुआ है दोस्तों। यानी कि 2 लाख आईडी कंप्लीट हो चुकी है और 2 लाख आईडी कंप्लीट होने के बाद ही हमारे बीच में एक्स गोल्ड भी आ रहा है दोस्तों। 24 घंटे में 1404 आईडी लग चुकी हैं पीयूएसडी प्रोजेक्ट में और हर घंटे की आईडी यहाँ पे लेफ्ट होती जाती है, ये आपको पता है। आज की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,31,300 बीयूएसडी डॉलर का टर्नओवर हुआ है। आज की बात कर रहा हूं, ये पिछले 6 महीने का टर्नओवर है। 23,09,72,006 ये टोटल हुआ है और 1,31,300 बीयूएसडी डॉलर का टर्नओवर आज का हुआ है। X3 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, X3 X4 का ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, XXX का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और X गोल्ड का कमिंग सोन में है। ये जब टाइमर खत्म होगा तब हमारे बीच में लगेगा और जब साइट प्रॉपर होगी तब हमारे यहाँ पे X गोल्ड का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन मोड ये सारे आप देख सकते हैं दोस्तों। टोटल टर्नओवर सब कुछ यहाँ पे हमें दिखेगा। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे ओल्ड इंटरफेस, डायरेक्ट हमारा ओल्ड इंटरफेस पे चला जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं